नमस्कार। आप सबका फिर से लर्न विद रेखा सिंगला वीडियोस में स्वागत है। मैंने आपको अपने प्रथम वीडियो में बादल को गिरते देखा है कि सभी पद्यांशों की अक्षरशः व्याख्या की और कवि परिचय, कविता की पृष्ठभूमि, सारांश, शब्दार्थ इत्यादि बताए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पहला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में 1, 2 और 4 अंकों वाले मिली-जुली 30 प्रश्नों के उत्तर दूंगी और तीसरे वीडियो में अभ्यास के लिए विभिन्न अंकों वाले यानी 1, 2 और 4 अंकों वाले प्रश्न जो है वो मैं आपको मिश्रित प्रश्न अभ्यास के लिए दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए और अपलोड कर सकूं। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं बादल को गिरते देखा है कविता के दूसरे भाग की तरफ और अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रणय कला का अर्थ है दो प्रेमियों के मध्य प्यार वाली लड़ाई। कवि ने हिमालय की चोटियों में चकवा एवं चकवी की जोड़ी को देखा था, जो एक अभिशाप के कारण रात भर साथ नहीं रह सकते थे और सुबह के वक्त ही एक दूसरे से मिल सकते थे, प्रेमालाप कर सकते थे। वे अपनी इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वे रात्रि के बाद जब भी सुबह मिलते हैं तो पहले लड़ाई करते हैं, फिर प्रेमालाप करते हैं। दूसरा प्रश्न, कस्तूरी मृग के अपने ही पर चिढ़ने के क्या कारण है? कहा जाता है कि कस्तूरी मृग के शरीर से एक बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, मगर यह मृग अपनी ही खुशबू से अनजान होता है और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए हिमालय में इधर से उधर उधर विचलित होता दिखाई देता है। अंत में जब वो उस सुगंध की तलाश नहीं कर पाता तो उसे अपने आप पर गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है। तीसरा, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? मेघदूत रचना कालिदास की सबसे बड़ी कृति है और ये जो काव्य ग्रंथ है संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए कवि जैसे ही बादलों का वर्णन करते हैं तो उनको कालिदास की याद आती है कि कालिदास ने अपने काव्य में आकाश गंगा का भी वर्णन किया था। कवि हिमालय पर्वत के उस कोने से इस कोने तक आकाश गंगा को ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, मगर उनको आकाश गंगा के बारे में कुछ नहीं पता चलता है और वह उस तलाश में असफल हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपका जो है चौथा प्रश्न जो है आपका है वो है, कवि ने चकवा एवं चकवी का वर्णन क्यों किया है? कवि ने चकवा एवं चकवी का संदर्भ इस प्रकार दिया है कि सुबह होती है तो सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी को उज्ज्वलित करता है, अपना प्रकाश बिखेरता है। इस दृश्य का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया गया है, किंतु दूसरी ओर कवि ने चकवा एवं चकवी का वर्णन किया है जो अपने अभिशाप के कारण रात में एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं और रात खत्म होने के बाद ही सुबह मिलते हैं। वे दोनों इस तरीके से प्रेमालाप करते हैं मानो एक रात नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद वो मिल रहे हों। पांचवा, हिमालय पर्वत में रहने वाले किन्नरों का जीवन कैसा होता है? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ वे हिमालय पर्वत में रहने वाले किन्नरों का भी वर्णन करते हैं कि वे किस तरह से अपने जीवन में मस्त रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह से वे अपने स्वयं को फूलों से सजा कर रखते हैं, किस तरह से वे मधुर आंखों के साथ में वो बंसी बजाते हुए कोमल उंगलियों के साथ में किस तरह से वो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं और इसलिए उनका जीवन बड़ा ही सुखदायी होता है। युवा मृग क्यों चिढ़ जाता है? कवि ने कविता में युवा मृग का भी वर्णन किया है जिसकी नाभि में बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है। अपनी सुगंध से अनजान होने के कारण वह संपूर्ण हिमालय पर्वत पर इधर उधर भटकता है। जब उसे वह सुगंधित द्रव्य नहीं मिलता तो वह चिढ़ जाता है और इस प्रकार वो सारी जगह विचलित होकर घूमता रहता है। इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? इस कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य का चित्रण तो किया ही है, साथ ही साथ हिमालय पर्वत का भी वर्णन बहुत खूबसूरती से किया। कवि के अनुसार हिमालय पर्वत पर सफेद बर्फ की चादर ढकने से वह सुंदर तो दिखता ही है,
साथ ही वहां हंसों के तैरने का अद्भुत वर्णन भी किया गया है। साथ में मानसरोवर फूलों के ऊपर में ओस की बूंदों का मोती के समान चमकना और बसंती हवा का दृश्य और बादलों के लड़ते झगड़ते भिड़ते उनका दृश्य, ये सब मन भावन दृश्यों का चित्रण किया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और 2 अंकों वाले मैंने सारे जो मिश्रित दिए हैं, कोई 1, 2, 4 किसी भी तरह के जो है अंकों वाले जो प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दिए हैं। बादल को गिरते देखा है काव्य किस पर आधारित है? यह काव्य प्रकृति यानी ये जो कविता है प्रकृति की सुंदरता पर आधारित है। निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। तुहिन का, शैवाल, तिक्त। तुहिन ओस की बूंदे, शैवाल समुद्र या नदी में जो होने वाली जो लंबी घास होती है वो, और तिक्त कड़वा। 10वां प्रश्न है आपका, अमल धवल गिरी के शिखरों पर डैश। तो निम्न पंक्ति को पूरा कीजिए। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न आपको आ जाए, तो थोड़ा जो कविता की पंक्तियां उनको भी देख के रखिएगा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, तो इसे पूर्ण कर दिया हमने। 11वां, प्रकृति चित्रण कविता में किस ऋतु में कहां पर बादलों के गिरने की शोभा का वर्णन है? इस प्रकृति चित्रण कविता में वर्षा ऋतु में शिखरों पर बादलों के गिरने की शोभा का वर्णन है और ओस को मोती के समान बताया गया है। ओस का कमल के फूलों पर गिरना बहुत ही मनोहारी चित्र उपस्थित करता है। हिमालय पर स्थित झीलों में हंसों के तैरने का दृश्य भी नयनाभिराम प्रतीत होता है। कविता में कवि ने कैसे पर्वत का वर्णन किया है? कविता में कवि ने हिमालय के एक ऐसे पर्वत का वर्णन कर रहे हैं जो स्वच्छ, रहित और सफेद रंग बर्फ से ढका हुआ है और वहां का दृश्य अनुपम है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के आपको आ सकते हैं। कवि किस प्रकार के व्यक्ति थे? वे क्या किया करते थे? नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहा करते थे। वे नागार्जुन जगह जगह भ्रमण करते और उस यात्रा को जी भरकर जीते थे, महसूस करते थे और फिर उन अनुभवों से अपनी कविताओं को सजाया करते थे। 14वां प्रश्न, चकवा चकवई के संदर्भ का क्या अर्थ है? चकवा चकई ऐसे सुनहरे रंग के पक्षी हैं जो नर पक्षी मादा पक्षी से रात भर अलग रहते हैं और उनका मिलन सूर्य उदय से पूर्व नहीं होता। कवि इस कविता में इनके मिलन की बात कहते हैं जो एक लंबी जुदाई के बाद मिल रही। 15वां क्वेश्चन, कवि ने कविता में कैसी घाटी का वर्णन किया है? कवि नागार्जुन ने कविता में घाटी को बर्फानी कहा है जो धरती से 1000 फुट ऊंचाई पर है और जहां पर जाना मुश्किल है, बहुत दुर्गम है, क्योंकि ये बर्फ से हमेशा ढकी रहती है, लेकिन उसका सौंदर्य अद्भुत है। कवि बर्फानी घाटी पर क्या देखते हैं? कवि बर्फानी घाटी पर कस्तूरी मृग को देखते हैं जो अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को और कस्तूरी को खोज रहा है। वो विचलित होकर हर जगह भागता है, फिर भी उसे नहीं पा सकता जो उसकी नाभि में ही मौजूद होती है, और वो बड़ा व्याकुल होकर घूमता रहता है। 17वां क्वेश्चन, कस्तूरी मृग दौड़ दौड़ कर क्या ढूंढ रहा है? कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में जो सुगंध होती है, ये बात मृग को मालूम नहीं होती। वो इसी सुगंध को दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहा है और खुद पर चिढ़ता रहता है जब वो उसको नहीं पा सकता। अब आपको मैं थोड़े से लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने जा रही हूँ जिसमें 2 और 4 अंकों वाले ज्यादा होंगे। कवि ने 18वां क्वेश्चन, कवि ने चकवा चकवी के मिलन का कैसा दृश्य प्रस्तुत किया है? कवि कहते हैं कि चकवा चकवी का मिलन एक लंबे समय के बाद हो रहा है, क्योंकि कवि का मानना है कि वे रात भर रहकर उनका मिलन जब प्रभात में एक सरोवर के किनारे छोटी छोटी घास की एक दरी पर होता है, तो वे व्याकुल होकर पहले झगड़ा करते हैं और फिर उनका वही झगड़ा प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। वही मिलन और झगड़े का दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। 19वां, कविता के कवि द्वारा दिए गए 3 प्राकृतिक दृश्यों को लिखो। वसंत ऋतु की प्रभात में खिले खिले फूलों की सुंदरता का दृश्य, कमल पर ओस की बूंदें गिरने का दृश्य जो छोटे मोतियों की तरह दिखाई देती है, तो ये ओस की बूंदों का बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। और तीसरा, पहाड़ी लोगों की सुंदरता का दृश्य, किस तरह से वो अपने को सजा संवार कर रहते हैं
किस तरह से वे मस्त रहते हैं और दुनिया से अलग थलग उनकी अपनी एक दुनिया होती है। 20वां, कवि ने बसंत ऋतु की ये सब जो प्राय 4 मार्क्स वाले में या 4 अंक वालों में आ सकते हैं। कवि ने बसंत ऋतु की सुबह का कैसा वर्णन किया है? कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन इस तरह किया है कि सुंदर सुबह की सुंदर बेला है, वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही है जो वातावरण को सुगंधित कर रही है। सूरज अपनी लालिमा से युक्त किरणें पूरी पृथ्वी पर बिखेर रहा है। बसंत ऋतु की प्रभात की ऐसी मनोरम बेला में मानस सरोवर के किनारे एक चकवा और चकर का रात भर की विरह वेदना के बाद मिलन हो रहा है। प्रभात में उगते हुए सूर्य की हल्की और मीठी किरणें आसपास के पर्वतों पर की चोटियों को प्रकाशित कर रही हैं, जिसके कारण वह जो चोटियां जो है स्वर्ण रंग की प्रतीत हो रही है, सुनहरी। 21वां, कवि ने चकवा और चकई को क्या करते देखा है? कवि ने चकवा और चकवई के माध्यम से दो बिछड़े हुए प्रेमियों में मिलन के बाद होने वाले मीठे वाद प्रतिवाद का जिक्र किया। कवि ने चकवा और चकवी को प्यार से झगड़ते हुए देखा है। जब भी रात भर एक दूसरे से जुदा होने के बाद अगली सुबह मानसरोवर के किनारे मिलते हैं तो प्यार से वे एक दूसरे को एक टक देखते हैं, मानो वे एक रात की बात नहीं बल्कि वर्षों की बात मिल रही है। तब उनमें प्रणय कला सब होता है। उनके प्रणय कला का यह मनोरम दृश्य है जो कवि ने प्रस्तुत किया। उसके पश्चात आपका 22वां प्रश्न जो आता है वो अब जो सारे दीर्घ प्रश्न ही आएंगे। कवि ने भिड़ते हुए महामेघ का कैसा चित्रण किया है? कवि के अनुसार जब तेज हवाएं चलती हैं तब पहाड़ों के समूह प्रभावित होते हैं, जिनके कारण आसपास में भयंकर गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर लगता है जैसे पहाड़ युद्ध कर रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा है। उनको टकराते हुए जोरों की आवाज करना और युद्ध में युद्ध के समान भिड़ जाना कवि को उन्मत्त कर देता है। इसी का आंखों देखा वर्णन कवि ने इसमें प्रस्तुत किया। अब जो 4 अंकों वाले जो आपको दीर्घ प्रश्न आ सकते हैं तो उसमें कविताओं के पद्यांशों की व्याख्या भी है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। तो इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उपरोक्त पंक्तियों का ये ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती हैं और इतनी सुंदर लगती है कि देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकते। कवि हिमालय की चोटियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की चोटियां धूप के कारण बहुत ही ज्यादा उज्जवल नजर आती हैं और इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि को छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं। जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें सूर्य की किरणों के कारण मानसरोवर झील में उगे हुए स्वर्णिम कमल के फूलों पर गिरती हैं तो मन मोह लेती है। बादल से घिरी चोटियां तो बहुत ही लुभावनी लगती हैं। अतः इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय की चोटियों की सुंदरता की व्याख्या की है। शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मन खचित कलामय मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सब पूरे रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मधुरा रण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो इन पंक्तियों की भी व्याख्या कीजिए। बादल को गिरते देखा है कविता के इस अंतिम पद्यांश में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं, हमेशा सच संवर कर रहते हैं। यहाँ की औरतें बालों में लाल कमल के फूल लगाकर अत्यंत रूपवती दिखाई देती हैं एवं किन्नर जो अंगूर से बनी मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। कवि ने उनको कस्तूरी मृग के नरम मृग छाल पर बैठे देखा है। किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते हैं
और उनकी सुंदर, कोमल और सधी हुई उंगलियां बांसुरी पर घूमती हैं। कवि ने ये सब अपनी आंखों से देखा है और उन्हीं बातों को यहाँ व्यक्त करते हैं। 27वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत के बारे में लिखिए। नागार्जुन ने अपनी कविता में किन स्थानों में उन्हें खोजने की कोशिश की है? मेघदूत में कालिदास ने प्रेमी हृदय की भावना को व्यक्त किया है। ऐसा माना गया है कि इसमें कुबेर यक्ष को अलकापुरी से निकाल देता है, जो रामगिरी पर्वत पर रहता है। वर्षा ऋतु में उसे अपने प्रेमिका की याद सताने लगती है। तब वह सोचता है कि किसी भी तरह से उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश दूत अर्थात मेघ के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। जिन स्थानों का कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघ दूत में उल्लेख किया था, कवि उन स्थानों को खोजने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वे असमर्थ नहीं। कवि ने कुबेर देव की अलका नगरी को ढूंढने का और आकाश गंगा को भी खोजने का प्रयास किया, मगर वे उसमें भी असफल रहे। 28वां प्रश्न आपका, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई को बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवा लौटी हरिदरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने चकवा चकवे के प्रेम को दर्शाया है। यहाँ कवि को दूसरी ओर चकवा चकवी के जो जोड़े दिखाई दिए हैं, उन्हें लगता है अभिशाप मिला हुआ है और ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और दूसरे दिन सुबह सूर्य के उदय होने के साथ ही मिलते हैं। ये एक दूसरे को एक टक देखते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद मिलते हैं। और सुबह के समय उनका मधुर मिलन मान सरोवर के किनारे छोटी छोटी उगी हुई पानी में हरी घास की दरी पर होता है और ये एक नयनाभिराम दृश्य प्रतीत। 30वां प्रश्न, कवि नागार्जुन ने हिमालय में रहने वाले लोगों को कैसे वर्णित किया है? कवि नागार्जुन ने अपनी कविता में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि हिमालय पर्वत पर रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं और अपने आप को सजा संवार कर रहते हैं। यहाँ की औरतें भी बहुत सुंदर हैं और सैकड़ों पत्तों वाले मनमोहक फूलों से अपने बालों की चोटियों को सजा कर रखती हैं। यहाँ के लोग अंगूरों से बनी मदिरा पीते हैं, किन्नर मदिरा पीकर मस्त रहते हैं और लोग मृग छाल के नरम आसन पर बैठते हैं। यहाँ के लोग बांसुरी बजाने में माहिर होते हैं। कवि ने ये सब अपनी आंखों से देखा है और इन बातों को अपनी कविता में लिखा। तो मैं इस वीडियो का यही अंत करती हूँ और इसके पश्चात मेरा एक और तीसरा वीडियो आएगा, जिसमें सारे जो प्रश्न है उनके अवतरण पर आधारित तो प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप होते हैं वो तो दूंगी ही, लेकिन साथ में आपको मैं कम से कम 40 प्रश्न जो है वो अभ्यास के लिए दूंगी, ताकि आप उनको देखें। कविता में ऐसा कुछ भी प्रश्न जो आपको समझ ना आए, प्लीज आप कमेंट कीजिए और मुझे लिखिए, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।